नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार। जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि एनसीईआरटी सार बैच स्टार्ट हो चुका है और हमने एनसीईआरटी सार बैच की विशेषताओं के साथ सारी चीज़ें बताई थी पिछले वीडियो में। अब इसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी सार बैच को आगे बढ़ाएंगे और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एनसीईआरटी सार बैच के अंतर्गत ये 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी इसमें कवर की जाएगी। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का बहुत ही अहम योगदान होता है अपने कंपटीशन में। कंपटीशन हो या जो भी हो, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का भूगोल जानेंगे तभी वहाँ का इतिहास जानेंगे, तो हमें भूगोल जानना भी वैसे भी ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में 6 से 12 तक एनसीईआरटी सार बैच के अंतर्गत कवर किया गया है। इसमें आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगा कि एनसीईआरटी सार ही रहेगा। इसमें ये नहीं रहेगा कि इसमें 6 अलग रहेगा, 7 का अलग रहेगा, 6 अलग रहेगा, 7 अलग रहेगा। ये सब अलग अलग करके नहीं बताया जाएगा। इसमें 6 to 12 जो है सारी एनसीईआरटी सार के रूप में आपको बताई जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये मत इंतजार करिएगा कि ये 6 की चल रही, 7 की चल रही है। इसमें सम्मिलित रूप से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग ब्रह्मांड से स्टार्ट करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिवर्स। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्स। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको इस भाषा में कहना चाहूँ कि रेगिस्तान में विद्यमान बालू के ढेर में एक छोटे से पार्टिकल की तरह अगर हम लोग हैं इस ब्रह्मांड में, तो उसी तरह हम हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में बालू के पार्टिकल की तरह हैं, अर्थात रेगिस्तान में जो बालू का ढेर होता है उसके छोटे से पार्टिकल की तरह हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग। सबसे पहले तो हम जानते हैं यूनिवर्स इज एवरीथिंग, सब कुछ ब्रह्मांड में वे सारी चीजें, सब सारी चीजें इसमें इंक्लूड्स हैं। इंक्लूड्स क्या है? ऑल ऑफ स्पेस एंड ऑल द मैटर एंड एनर्जी दैट स्पेस कंटेन्स। सभी सारी चीजें इसमें विद्यमान हैं, अर्थात छोटे पार्टिकल्स भी हैं, सारे स्पेस भी हैं, सारी चीजें इसमें, सारे मैटर्स भी, सारे एनर्जी भी, सब चीजें ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। ठीक है, उसके बाद में इट इवन इंक्लूड्स टाइम इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स यू। आपको भी शामिल करके ब्रह्मांड में समस्त चीजें विद्यमान हैं दोस्तों। ठीक है, सिंपल भाषा में दोस्तों आप समझिए, पढ़ना दुनिया का सबसे आसान चीज़ है, आपको रटना नहीं है। एनसीईआरटी सार बैच का यही उद्देश्य है कि आप पढ़ाई को एक मनोरंजक तरीके से पढ़ें, ना कि रट के पढ़ें। हमें समझ के सारी बातों को चलना है। ठीक है, अर्थ एंड द मून आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा इस यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ में एज आर द अदर प्लैनेट्स, जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो भी यूनिवर्स के पार्ट हैं। एंड देयर मेनी डजन्स ऑफ मून्स। ठीक है, कई सारे दर्जनों चंद्रमा जो है इस ब्रह्मांड के पार्ट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में, आवर सोलर प्लैनेट में कई सारे जो है वो कई सारे सैटेलाइट्स हैं, कई सारे उपग्रह हैं, जिनमें से हमारा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो वो सारे पार्ट जो है इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अलॉन्ग विद द एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। ठीक है, यानी एस्टेरॉयड, कॉमेट, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। कॉमेट मतलब धूमकेतु। ठीक है, और सन मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले प्रत्येक ग्रह, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ब्रह्मांड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यूनिवर्स जो है उसमें 100 अरब गैलेक्सी विद्यमान है। अगर यूनिवर्स में देखा जाए, अब इसकी परिकल्पना कीजिएगा। देखिए, यूनिवर्स का सबसे पहले तो हम चित्र देख लेते हैं। यूनिवर्स ये है दोस्तों। अब देखिए यहां पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स में जो है वो 100 अरब, यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मंदाकिनी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 100 अरब गैलेक्सी यूनिवर्स में विद्यमान है। अब आप इसके बृहत्तम आकार की परिकल्पना कीजिएगा कि कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड के केवल हम दृश्य भाग को ही अभी तक हम लोग जान पाए हैं, और जान क्या पूरी तरीके से भी एक अनुमानता हम लोग ये बात करते हैं। अभी तो अदृश्य ब्रह्मांड भी है और बहुत सारा है जिसको हम लोग अभी नहीं जान पाए हैं। ठीक है, कुछ ही भाग को समझ पाए हैं। और इन एवरी गैलेक्सी, यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी है, इन एवरी गैलेक्सी 100 अरब तारे।
अब प्रत्येक गैलेक्सी में कितने 100 अरब तारे हैं। अब आप सोचिए ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और 100 अरब गैलेक्सी में एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, आप अब परिकल्पना कीजिए कि कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा हमारा। ठीक है, जैसा कि हमने फोटो में देखा भी, पिक में देखा भी कि ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, और 100 अरब गैलेक्सी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल काय पिंडों जिसके अंतर्गत लाखों आकाशगंगा, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सभी आकाशीय पिंड शामिल हैं। ये हमने बताया कि ब्रह्मांड में, ठीक है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के सभी आकाश, ठीक है, आसमान, पृथ्वी, तारा, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सभी सारी चीजें वो ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आएंगी। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड है क्या। अब इसके विषय में जो अध्ययन करता है, ठीक है, अब इसको अध्ययन करने वाले को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं और इसके अध्ययनकर्ता को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं और अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर अपने यहाँ प्राचीन एस्ट्रोनॉमर हुए हैं आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट जी हुए हैं, जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने कहा था कि जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो सूर्य के द्वारा परावर्तित प्रकाश किरणों से ही अपनी ऊष्मा और ऊर्जा पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, हम लोग इस ब्रह्मांड में आए कैसे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। तो एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिसको सभी लोग मानते हैं, बिग बैंग थियरी। ठीक है, बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी किसने दिया, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम नाम के देश के, जो है बेल्जियम नाम के देश के ये खगोल शास्त्री हैं, बेल्जियम के हैं ये। ठीक है, इन्होंने एक बिग बैंग थियरी नाम से एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसमें इन्होंने क्या कहा, देखिए उसमें इन्होंने कहा कि इन वेरी स्मॉल बॉल, एक छोटे से बॉल की तरह, ठीक है, एक छोटे से बॉल में हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी, लो वॉल्यूम, यानी छोटे से बॉल में सभी बॉडीज, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज जिसको बोलते हैं, थे और उस छोटे से बॉल में ही टेम्परेचर क्या था, हाई था, और अगर देखा जाए तो प्रेशर भी क्या था, डेंसिटी भी क्या थी, घनत्व भी इनका हाई था। अगर इसमें देखा जाए तो डेंसिटी भी हाई था और उसके बाद में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी इसका क्या था, वॉल्यूम भी क्या था, कम था, यानी आयतन कम था और टेम्परेचर अधिक था। ठीक है, और उसमें डेंसिटी जो है अधिक था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों कि ये छोटा सा बाल जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपस में उनके परमाणु और अणु आपस में टकराने लगे और उससे बिग बैंग हुआ, एक बृहद विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसको किसने कहा, जॉर्ज लेमेत्रे नामक बेल्जियम खगोल शास्त्री ने इस बात को कहा। ठीक है, अब 1920 में एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच में जो विस्तार हो रहा है, ठीक है, उसकी दूरी जो है बढ़ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं दोस्तों, आकाश गंगाएं वो होती हैं जो लाखों तारों के समूह से मिलकर बनी होती हैं। तो इसी क्रम में 1920 में एडविन हब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि एक छोटा सा आकार का बाल था और उसमें जो है कई सारे परमाणु अणु आपस में जो है इतने कम आयतन में रहते थे कि इनका टेम्परेचर भी बहुत अधिक था और वहाँ का घनत्व भी बहुत अधिक था। इस वजह से ये आपस में इतना ज़्यादा करीब आ गए कि एक समय के बाद ये विस्फोट के रूप में जो है बाहर आ गए और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। कई सारे ग्रह, उपग्रह और कई सारे जो आकाशीय पिंड हैं वो निर्मित हो गए। और अदर थ्योरी की बात की जाए तो इसमें स्टेडी स्टेट थियरी हमें दिखाई पड़ती है, स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत हमें दिखाई पड़ता है, जिसके समर्थक कौन है, हर्मन वाडी
थॉमस गोल्ड तथा फ्रेड हायल इसके समर्थक हैं। इस थियरी के अंतर्गत दोस्तों क्या कहा गया, इस थियरी के अंतर्गत कहा गया कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है, अर्थात पुरातन आकाशगंगाएं नवीनतम आकाशगंगाओं का स्थान ले रही हैं, यानी पुरानी जो आकाशगंगाएं हैं उनके स्थान पे नई नई आकाशगंगाएं जो है वो आ रही हैं, उनका प्रतिस्थापन कर रही हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया, स्टडी स्टेट थियरी किसने दिया, स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत किसने दिया, तीन लोगों ने दिया, तीन खगोल शास्त्रियों ने दिया, हरमन बाडी ने दिया, थॉमस गोल्ड ने दिया और फ्रेड हायल ने दिया। ठीक है, वहीं अगर दूसरी बात करें दूसरी अवस्था की, तो पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत हमें दिखाई पड़ता है। दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत इस सिद्धांत को किसने दिया, इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है, डॉक्टर एलन सॉन्डेज हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा पदार्थ का जो वितरण है वो समान नहीं था। जैसा कि हमने पढ़ा भी कि एक पुराने समय की बात की जाए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय टेम्परेचर इसका इतना हाई था, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, इतना हाई था, डेंसिटी इतना हाई था कि वो कहीं ना कहीं सम्मिलित रूप से विस्फोट का कारण बन गया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा पदार्थ का वितरण समान नहीं था, घनत्व में आई भिन्नता। मुझे एक चीज बताइए, घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है, मास अपान वॉल्यूम, m अपान v। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि जितना वॉल्यूम इसका बढ़ेगा उतना ही जगह स्पेस मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है और पार्टिकल की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में क्या करेंगे, आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगी, वो विस्फोट की स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इसी बात को पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी में कह रहे हैं कि घनत्व में भिन्नता आई, और घनत्व में भिन्नता आने से गुरुत्वाकर्षण में भी क्या आई, भिन्नता आई, गुरुत्वाकर्षण आपस में खूब जो है होने लगा, खूब होने लगा। अब इस क्रम में क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता से पदार्थों के कारण एकत्रीकरण आरंभ हुआ और एकत्र हुए, यही एकत्रीकरण कहीं ना कहीं जो है आकाशगंगा या फिर विस्फोट का कारण बनता है। विस्फोट के बाद आकाशगंगा इससे बनती है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि इस एनसीईआरटी सार बैच में आपको 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी आपको कवर करवाई जाएंगी, और एनसीईआरटी के ही क्रम में दोस्तों हम जानते हैं कि एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बगैर इसके आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से नहीं क्रैक कर सकते और अच्छे से आप नहीं कंप्लीट कर सकते। इस वजह से इसका महत्व बहुत ही अधिक है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और कमेंट भी करते रहें, ठीक है, शेयर भी करते रहें दोस्तों, ताकि हम लोगों का भी हौसला अफजाई होता रहे। अब हम लोग बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज हैं क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि सेलेस्टियल बॉडीज है क्या। सेलेस्टियल बॉडीज जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड हेवनली बॉडी इन योर साइंस टेक्स्ट बुक सम टाइम और द अदर। यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड हेवनली बॉडी इन योर साइंस टेक्स्ट बुक सम टाइम और अदर्स। कभी कभी हमें जो है बृहत पिंड की बात हमें दिखाई पड़ती है, कभी कभी आकाशीय पिंड की बात दिखाई पड़ती है, बृहत पिंड की बात दिखाई पड़ती है, बृहत पिंड या आकाशीय पिंड की बात दिखाई पड़ती है। अब आकाशीय पिंड या बृहत पिंड के क्रम में हम लोग जानते हैं कि ये सब है क्या। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट आर हेवनली बॉडीज। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हेवनली बॉडीज होते क्या। सेलेस्टियल बॉडीज आर हेवनली बॉडीज आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सच एज द सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स। देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज कुछ नहीं है, वही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा, ये सारी चीजें वही सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वास्ट यूनिवर्स। ये क्या करते हैं, एक बृहद ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, वी लाइव इन एंड वी आर यूजुअली एवरी फॉर फ्रॉम अस। ठीक है, हम इसमें जीवित रहते हैं, हम लोग इसी के पार्ट हैं। ठीक है, द ग्लोरियस नाइट स्काई इज डॉटेड विथ सच ऑब्जेक्ट एंड व्हेन वी ऑब्जर्व देम यूजिंग अ टेलीस्कोप दे आर रिवील फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स ऑफ देयर ओन। ठीक है, हम लोगों ने इसको जो है खगोलीय पिंड को टेलीस्कोप के माध्यम से इसको
पाया, इसको इसके विषय में जानकारी हमें हुई, ठीक है। और आकाशीय पिंड, जैसा कि हमने बताया कि खगोलीय पिंड क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारा तथा वे सभी आकाशीय पिंड जो समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है, ये सब सेलेस्टियल जो है बॉडीज के ही अंतर्गत आएंगे। दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, तो हमने देखा कि इनके क्लासिफिकेशन के क्रम में सबसे पहले हमें स्टार्स दिखाई पड़ेंगे और वहीं दूसरे नंबर पे हमें प्लैनेट्स दिखाई पड़ेंगे। ये सब सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। वहीं तीसरे नंबर पे हमें सैटेलाइट्स दिखाई पड़ेंगे, उपग्रह दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों ये क्लास जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कहीं कहीं इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं कहीं हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। वहीं चौथा कॉमेट्स हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, धूमकेतु बोलते हैं। वहीं पछुआ हमें एस्टेरॉइड्स दिखाई पड़ेगा, एस्टेरॉइड जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। वहीं हमें मीटियोराइट्स एंड मीटियोराइट्स मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स हमें दिखाई पड़ेगा, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। वहीं हमें गैलेक्सी दिखाई पड़ेगा, जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये सब खगोलीय पिंड है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि खगोलीय पिंड क्या है, चाहे स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, कॉमेट्स हो, एस्टेरॉइड्स हो, मीटियोर्स हो एंड मीटियोराइट्स हो, गैलेक्सीज हो, ये सब हम खगोलीय पिंड के ही अंतर्गत इसको हम रखेंगे, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज के ही अंतर्गत हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। तो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ऐसा तो मैंने अभी बताया ही था आपको कि प्राचीन जो खगोल शास्त्री अपने यहाँ के हुए हैं आर्यभट्ट जी, उन्होंने ये कहा भी था कि जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश हमें प्राप्त होती है उससे ही वो चमकते हैं, उससे ही उनको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये गैलेक्सी होता क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में जो है वो 100 अरब गैलेक्सी, हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो आखिरकार ये गैलेक्सी होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि ये गैलेक्सी होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये गैलेक्सी का व्यू है, ठीक है, और हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब गैलेक्सी को जानने की कोशिश करते हैं। गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, कह रहे हैं कि गैलेक्सी जो है वो तारों से बंधा हुआ क्या है, एक सिस्टम है, एक बाउंड सिस्टम है, एक पद्धति है, बाउंड सिस्टम है, तारों से बंधा हुआ, अर्थात लाखों तारों से मिलकर बना हुआ है, लाखों तारों का समूह है, ठीक है। स्टेलर रेमनेंट्स इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर, ठीक है। अब ये कहीं न कहीं गैसों से, धूल से, डार्क मैटर से ये सब मिलकर बना हुआ है। द वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक गैलेक्सीज लिटरली मिल्की। इन्होंने कहा कि जो ये शब्द है वो कहाँ से आया है, वो आया है ग्रीक गैलेक्सीज से, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, मिल्की, दूधिया टाइप का, ठीक है। आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दूधिया टाइप का है, ये दूधिया टाइप का है, ठीक है, ये दूधिया टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब ऐसा इसके उसमें दिखाई पड़ता है दूधिया टाइप का। अ रेफरेंस टू द मिल्की वे गैलेक्सी दैट कंटेन्स द सोलर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि दूधिया टाइप के दिखाई देने के कारण, महसूस होने के कारण, हम जो है हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा नाम से या दुग्ध मेखला नाम से भी हमारी एक गैलेक्सी है, ठीक है, मंदाकिनी है, तो उसको हम लोग आकाश गंगा या फिर दुग्ध मेखला बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, दुग्ध मेखला, ठीक है, वो हमारी गैलेक्सी है। और इसी दुग्ध मेखला का हमारा सौरमंडल जो है वो एक भाग है, इसी दुग्ध मेखला का हमारा सौरमंडल एक भाग है। आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, आवर सोलर सिस्टम जो है इसी दुग्ध मेखला का भाग है।
द मिल्की वे इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स। जैसा कि हमने कहा कि मिल्की वे जो आकाश गंगा है वो कहीं न कहीं, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिल्की वे आकाश गंगा, दूधिया कलर का जो है हमें आकाश में बहता हुआ एक गंगा के समान जो है, गंगा एक भारत की नदी है, भारत के गंगा नदी के समान आकाश में बहता हुआ, ठीक है, एक नदी के समान वो दिखाई पड़ता है। इस वजह से हम लोग उसको आकाश गंगा कहते हैं, और वो भी दूधिया कलर का। ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, वो बहुत सारे तारों का एक समूह है, कलेक्शन है, ठीक है। डस्ट, उसमें डस्ट भी है और गैसेस भी है। हमने बताया, हमने जाना कि मिल्की वे वो कई सारे तारों का समूह भी है, उसमें धूल भी है और गैसेस भी हैं। इट इज कॉल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। देखिए हमारी जो आकाश गंगा है और ये कहीं न कहीं सर्पाकार है, ये सर्पाकार दिखाई पड़ता है, ठीक है। स्पाइरल हमें दिखाई पड़ता है, स्पाइरल शेप का हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इफ यू कुड व्यू इट फ्रॉम द टॉप और बॉटम इट वुड लुक लाइक अ स्पिनिंग पिन व्हील, ठीक है। एक चक्राकार रूप में आपको दिखाई पड़ेगा यदि आप टॉप या बॉटम से इसको देखते हैं, और ये आप देख भी सकते हैं कि चक्राकार रूप में दिखाई पड़ रहा है, और इसका शेप जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो सर्पाकार या स्पाइरल टाइप का दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इस बात को आप कोई भी डिफिनेशन या कोई भी शब्द को पढ़ें तो उसको चित्र के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं आप एक आकार के माध्यम से समझने की कोशिश करें ताकि आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आ जाए। तो ये सर्पाकार दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में द सन इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द स्पाइरल आर्म्स अबाउट 25,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। जो हमारा सन है वो लोकेटेड है, ठीक है, स्पाइरल आर्म्स में। इसी स्पाइरल आर्म्स में यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही ये व्यू ले रखा है, और इसमें ये दिखाया गया कि यहाँ पर हमारा सौरमंडल, यहाँ पर हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने जाना कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी हमने जाना कि वो कई सारे तारों का समूह है, ठीक है, कई सारी गैसें मिलकर के बनी हुई हैं, धूल भी मिलकर के बना हुआ है, और वो एक प्रकार से सर्पाकार शेप में हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। और सर्पाकार शेप के साथ साथ वो कहीं न कहीं एक चक्राकार, पिन लगे चक्राकार, जैसे चक्र में एक पिन लगा होता है और चारों तरफ जो है वो घूमता रहता है, उसी तरह ये दिखाई पड़ता है। और इसी सर्पाकार ही क्षेत्र में हमारा एक सौर मंडल है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सौर मंडल, अवर सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य जो है वो केंद्र में है और 8 ग्रह उपग्रह सभी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी बात को गैलेक्सी हिंदी में, जैसा कि हमने कहा था कि ये क्लास जो है बाईलैंग्वेज चलेगी, और इसमें हम लोग जानते हैं कि असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती सभी मेखला के समान दिखाई पड़ता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला, जैसा कि हमने चर्चा किया कि दुग्ध मेखला उसे कहते हैं, ठीक है। हमारा सौरमंडल इसका भाग है, हमने चर्चा भी किया। सर्पाकार आकाश गंगा है, पहले गैलीलियो ने इसको देखा। सबसे पहले इसको किसने देखा? गैलीलियो नामक खगोल शास्त्री ने सबसे पहले इसको देखा। नज़दीकी मंदाकिनी की बात की जाए कि हमारे सोलर सिस्टम के या हमारे जो है आकाश गंगा के नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी है, एंड्रोमीडा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देवयानी बोलते हैं या एंड्रोमीडा बोलते हैं। अगर एक नई गैलेक्सी की बात की जाए दोस्तों, नई गैलेक्सी खोजी गई है जिसका नाम ड्वार्फ है। यदि आपसे क्वेश्चन आए कि ड्वार्फ क्या है, तो आप बताएं कि ये एक गैलेक्सी है, न्यू गैलेक्सी है जो अभी हाल ही में खोजी गई है, ठीक है। तो हमने देखा कि गैलेक्सी जो है लाखों तारों का समूह है जिसमें डस्ट भी है, जिसमें गैसेस भी हैं, सारी चीज़ें विद्यमान हैं और सारी चीज़ें मिल करके गैलेक्सी बनती हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नेबुला क्या है। नेबुला या निहारिका इसको हिंदी में बोलते हैं कि निहारिका क्या है, ठीक है। नेबुला एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन द स्टार्स। नेबुला एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन स्टार। नेबुला जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो किसके बीच में? स्टार और स्पेस, अंतरिक्ष के बीच में जो है, वो जो है तारों के बीच में, अंतरिक्ष के बीच में वो एग्जिस्ट करता है। ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये डस्ट और
गैसों का एक बादल के आकार का आपको नेबुला दिखाई पड़ रहा होगा। ये सारा नेबुला का ही वो है, इसको हम लोग निहारिका बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सम नेबुला मोर देन वन नेबुला कम फ्रॉम द गैस एंड डस्ट थ्रोन आउट बाई एक्सप्लोजन ऑफ डाइंग स्टार। कुछ ऐसे नेबुला होते हैं, निहारिका होते हैं, जो स्टार के समाप्त होने के बाद वो नेबुला का आकार ले लेते हैं। तारे के समाप्त होने के बाद नेबुला का आकार ले लेते हैं। सच है सुपरनोवा, जैसे कि सुपरनोवा हमें दिखाई पड़ता है जब तारा जो है दोस्तों, तारे में उसका जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है वो खत्म हो जाता है, तो सुपरनोवा के जो है शेप में आ जाता है। तो उसी तरह से नेबुला भी कभी कभी तारों से ही बनता है। ठीक है, तारों के समापन से बनता है। अदर नेबुला आर रीजन्स वेयर न्यू स्टार्स आर बिगिनिंग टू फॉर्म। और कहीं कहीं हमें जो नए स्टार, नए तारे वो अगर बनते रहते हैं तो वहाँ भी हमें नेबुला दिखाई पड़ता है। नेबुला एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन स्टार, ये हमने देखा ही है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, दूसरा किसी विस्फोट तारे से बनी सुपरनोवा से। हमने बताया कि तारा जो है वो अगर कहीं न कहीं उसकी जो हाइड्रोजन और हीलियम समाप्त हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तो वो सुपरनोवा बनता है। उससे भी बनता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी नेबुला बनता है। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये जो है ये डस्ट और गैस का जो है बादल के आकार का बना हुआ एक शेप है। ठीक है, इसी को हम लोग नेबुला बोलते हैं। और ये दो तरीकों से बनता है। पहला तो ये जो है किसी विस्फोटक तारे से बने हुए सुपरनोवा से बनता है, और दूसरा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है, उससे भी बनता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उसमें भी नेबुला बने हुए आपके दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं तारा क्या है, व्हाट इज स्टार्स। ठीक है, तारा क्या है, स्टार के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट comprising a luminous spheroid of plasma held together by its gravity। तारा जो है एक प्रकार का चमकता हुआ पदार्थ है। तारा एक प्रकार का चमकता हुआ पदार्थ है। ठीक है, द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन। जो हमारा जो है सूर्य के सबसे करीब, पृथ्वी के सबसे करीब जो हमें तारा दिखाई पड़ता है वो सूर्य है। ठीक है, और उसके बाद में मैनी अदर्स स्टार्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई एट नाइट। कई सारे तारे ऐसे होते हैं जो रात्रि के समय हमें दिखाई पड़ते हैं, रात्रि के समय हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और कई सारे तारों को हम लोग देख भी नहीं पाते। जिस प्रकार से दूरी बढ़ती जाती है पृथ्वी से, उस तरह हमें वो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन बहुत ऐसे तारे होते हैं जो रात्रि में हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। बट दियर इमेंस डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ मेक देम अपीयर। वही चीज़ कि जैसे जैसे उनकी दूरी जो है बढ़ती जाती है पृथ्वी से, वैसे वैसे हम तारों को जो है देख पाते हैं या फिर नहीं देख पाते। दूरी अधिक होगी तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्स्टिलेशन एंड एस्टरिज्म एंड मैनी ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है प्रॉपर नेम्स। ठीक है, कई सारे ऐसे तारे हैं जिनके प्रॉपर नाम दिए गए हैं, जैसे ध्रुव तारा। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी, जैसे एग्जाम्पल है ध्रुव तारा का, इसको एक नाम दिया गया है। ये बेसिकली एक तारा है जिसको ध्रुव नाम दिया गया है, तो कंप्लीटली इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तारों की बात। ब्रह्मांड के क्रम में हम लोग तारों की बात करते हैं। यदि बॉलीवुड के क्रम में हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहाँ भी कुछ तारे हैं, वहाँ भी कुछ स्टार्स हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं बाहें फैलाए शाहरुख खान जी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी एक क्या है, ये भी एक स्टार हैं। और इनकी अवस्था इतनी आगे निकल चुके हैं ये कि इनको सुपर स्टार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सुपर स्टार कहा जाता है। और अभी एक नए उभरते हुए तारे के रूप में हमें रश्मिका मंदाना जी दिखाई पड़ती हैं। ये भी एक तारा है और इनके चेहरे पर जैसा आप देख रहे हैं चमक भी है और खुशी भी है दोस्तों। तो ये चेहरे पर चमक और खुशी कहाँ से आ रहा है, जैसे कि हमने देखा कि तारा चमकता है हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उससे
तारा चमकता है और इनके पास जब इनकी मूवी चल जाती है और इनके पास इनका पैसा आ जाता है तब इनका चेहरा चमका रहता है। अभी ये 4 साल से इनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन दोस्तों इनकी मूवी अभी एक आने वाली है जिसकी वजह से पठान एक मूवी आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका चेहरा चमकेगा। और वहीं रश्मिका मंदाना का भी चेहरा चमक रहा है चूंकि इनकी मूवी चल रही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, ये भी एक प्रकार के स्टार हैं, इनको भी उष्मा मिल रही है इनके चलने वाली मूवी से, ठीक है। तो चमकीले खगोलीय पिंड है तारा, अंतरिक्ष में हमें दिखाई पड़ते हैं, हीलियम हाइड्रोजन गैसों से निर्मित होते हैं, अपनी उष्मा होती है, जैसा कि हमने देखा ध्रुव तारा और सूर्य एक प्रकार का तारा है। और सबसे सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। ये सारी चर्चा हमने इसमें की। और इन तारों में जो फॉर्मेशन होता है वो इन सारे मैटर से मिल करके होता है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है तारों में वो 70% होता है, 28% हीलियम पाया जाता है, ठीक है। और वहीं 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन पाया जाता है। और अदर की बात करें तो 0.5% जो है वो अदर गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि तारा जो है क्या होता है और ये भी एक प्रकार के तारे हैं, इनके विषय में भी हमने जाना, ठीक है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि तारे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब तारे चमक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इनकी पास अपनी एक ऊर्जा है, उष्मा है, उसके विषय में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, एक तारा का जो है वो जीवन चक्र होता है। जैसे अभी हमने देखा कि बॉलीवुड में भी एक तारा का, शाहरुख खान जी का या फिर दिलीप कुमार जी का एक जीवन चक्र था, उसी तरह तारों का भी जीवन चक्र होता है, ठीक है। अब इसके क्रम में हम लोग देखते हैं कि स्टार्स कम इन अ वैरायटी ऑफ मासेस एंड द मासेस डिटरमाइंस हाउ रेडियंटली द स्टार्स विल शाइन एंड हाउ इट डाइज। ये कहीं न कहीं इनके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि कितने लंबे समय तक ये चलेंगे, जैसा कि ये है। अगर उनका द्रव्यमान मैसिव है, ठीक है, अगर उनका द्रव्यमान अधिक है तो वो रेड सुपर जायंट में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे? रेड सुपर जायंट में। और अगर उनका द्रव्यमान क्या है, एवरेज है, एवरेज स्टार है, तो वो रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाल दानों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल दानों, ठीक है, और इसको लाल महादानों बोलेंगे, ठीक है। अगर उसके पास, अब इसको बॉलीवुड से जोड़ते हैं, अगर उसके पास ठीक ठाक मूवी आ रही है तो सुपर स्टार हो जाएगा, और कम आ रही है तो वो क्या रहेगा? स्टार ही रहेगा। उसी तरह तारों का है दोस्तों। ये सब पढ़ाई बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाद में रेड जायंट के बाद में प्लेनेटरी नेबुला में चेंज हो जाता है, फिर व्हाइट डॉर्फ में, ठीक है। व्हाइट डॉर्फ जो है एवरेज स्टार की लास्ट अवस्था होती है, व्हाइट डॉर्फ में वो चेंज हो जाता है। वहीं अगर जो मैसिव स्टार्स है, अगर उसकी लास्ट अवस्था की बात करें तो वो सुपरनोवा में जाता है, और उसके बाद में ब्लैक होल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन में भी, न्यूट्रॉन जो है उसमें चेंज हो जाता, स्टार में चेंज हो जाता है। जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, उसके विषय में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये उसके द्रव्यमान के ऊपर तय होता है कि उसके पास कितना एवरेज में द्रव्यमान है, या फिर कम में है, ठीक है, या फिर अधिक में है। उसी के ऊपर ये जो है निर्भर करता है कि कितने समय तक ये चमकेगा, कितने समय तक ये रहेगा। मैसिव स्टार्स ट्रांसफॉर्म इनटू सुपरनोवा। जैसा कि हमने बताया कि मैसिव स्टार्स जो होते हैं वो सुपरनोवा में चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, ठीक है, वाइट एवरेज वाइल, जबकि वही एवरेज में अगर स्टार्स है तो लाइक द सन इंड लाइफ एज अ वाइट डॉर्फ। अगर एवरेज में, कहीं न कहीं एवरेज में अगर मास है, एवरेज में उसके पास जो है द्रव्यमान है, तो वो कहीं न कहीं वाइट डॉर्फ में चेंज हो जाएगा। जैसा कि सूर्य है हमारा, वो किस में चेंज होगा? वो चेंज हो जाएगा, सबसे पहले चेंज होगा रेड जायंट में, फिर प्लानेटरी नेबुला में, फिर वाइट डॉर्फ में हमारा सूर्य चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारा सूर्य एवरेज स्टार है, वो मैसिव स्टार नहीं है, ठीक है। उसकी बात करें तो कह रहे हैं कि बाई अ डिसअपियरिंग प्लानेटरी नेबुला ऑल स्टार्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज फॉलो द सेम 7 स्टेज साइकिल, दे स्टार्ट एज अ गैस क्लाउड एंड इन एज अ स्टार रेमिनेंट। जैसा कि हमने देखा कि 7 अवस्थाओं में ये कहीं ना कहीं इसका साइकिल क्लियर होता है, ठीक है।
रेड जाइंट क्या होता है? अभी हमने देखा कि रेड जाइंट लाल दानव हमने देखा। अब ये रेड जाइंट होता क्या है? रेड जाइंट क्या होता है? तारों की वो अवस्था जब उनमें हाइड्रोजन कम हो जाती है, यह तारों की अंतिम समय की प्रथम अवस्था है। हमने कहा कि तारों की वह अवस्था जब हाइड्रोजन उसमें खत्म हो, जैसे हमने जाना कि हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें बेसिकली पाई जाती हैं, और अगर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं रेड जाइंट में बदलने लगता है। ठीक है, ये तारों की अंतिम समय की प्रथम अवस्था है। अर्थात अगर हम लोग देखें अंतिम समय में तीन स्टेज आपके दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। ये क्या है इसकी? ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, उसके बाद में सुपरनोवा की बात करते हैं कि सुपरनोवा क्या है। तो महानोवा या अधिनोवा इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये किसी तारे के भयंकर विस्फोट को बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये है रेड सुपर जायंट जो है विस्फोट होता है तो सुपरनोवा में चेंज हो जाता है। ब्लैक होल की बात करते हैं। हमने यहाँ कहा भी था कि जो सुपरनोवा है वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है या न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाता है। तो ब्लैक होल की बात करते हैं तो ब्लैक होल क्या है? अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग अ पार्टिकल्स और इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट कैन स्केप्ड फ्रॉम इट। मतलब एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी प्रकार के द्रव्यमान, किसी भी प्रकार के कोई भी चीज वहां पर जा नहीं सकती, चूंकि वहां का जो ग्रेविटी रहता है वो क्या रहता है? वो बहुत ही हाई रहता है, गुरुत्वाकर्षण। मतलब कोई भी चीज अगर उस क्षेत्र में जाएगी तो वो बहुत तेजी से आकर्षित करता है और उसको समाप्त कर देता है। इवन वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं जा सकता, वहां पर प्रकाश जो है वो भी नहीं जा सकता, वहां पर लाइट भी नहीं जा सकता। ठीक है, इतना ज्यादा उसका रेडिएशन, इतना ज्यादा उसका ग्रेविटी रहता है कि वहां पर लाइट या कोई वस्तु नहीं जा सकती है ब्लैक होल। जैसा कि न्यूज़पेपर में हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि ब्लैक होल के विषय में। तो ब्लैक होल बेसिकली आप इसको देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है। ठीक है, एक प्रकार से ब्लैक होल है और इसमें इतना अधिक ग्रेविटी रहता है, खत्म कर देता है, और यहां पर कोई भी चीज जा नहीं सकती है, इतना ज्यादा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जाना कि अत्यधिक चुंबकीय बहुत तेज घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है, हमने कहा कि न्यूट्रॉन तारा, अभी हमने देखा भी था कि एक तो सुपरनोवा जो है वो ब्लैक होल में चेंज हो रहा था और एक न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो रहा था। तो सुपरनोवा तो हमने देखा, ब्लैक होल तो देख लिया हमने। अब अगर हम बात करें न्यूट्रॉन स्टार की, तो अत्यधिक चुंबकीय बहुत तेज घूर्णन करने वाले एक न्यूट्रॉन तारे होते हैं, यानी इनमें भी कहीं ना कहीं चुंबकत्व बहुत अधिक होता है और बहुत तेज से ये रोटेट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। इनका विकिरण तभी आभासित होता है जब विकिरण पैदा होने की दिशा पृथ्वी की ओर हो, तभी ऐसा आभासित होता है, क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न विकिरण निश्चित अंतराल के बाद ही पृथ्वी पर आता है, यानी इनका सिग्नल निरंतर न आकर रुक रुक कर आता है। इसलिए इन्हें प्रकाश स्तंभ प्रभाव देने वाले तारों की संज्ञा भी दी जाती है। क्योंकि न्यूट्रॉन तारे बहुत ही घने निकाय होते हैं, उसकी घूर्णन अवधि, ठीक है, उसकी घूर्णन अवधि और इसी तरह की उनकी पल्स धड़कन के बीच का अंतराल बहुत ही अच्छा। न्यूट्रॉन तारे की अगर आप फोटो देखना चाहें तो ये न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, ये पल्स की तरह, धड़कन की तरह कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, धड़कता रहता है, चमकता रहता है, ये गायब होता रहता है और फिर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अभी हमने देखा कि न्यूट्रॉन तारा जो है, न्यूट्रॉन तारा बहुत ही घने निकाय होते हैं, उसकी घूर्णन अवधि नियमित होता है और कुछ पल्सर धड़कन को नियमितता सटीक के रूप में एक परमाणु घड़ी जैसी होती है। ठीक है, परमाणु घड़ी जैसी हमें दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये रहा आज ब्रह्मांड की चर्चा। ठीक है, और अगले सीरीज में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर के विषय में बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।